हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था oogenesis पार्ट 1 को, जहां हमने क्या देखा था, जहां हम लोग ओवरऑल एक आउटलाइन ड्रॉ किया था और देखा था कैसे एक प्राइमरी oocyte बनता है और एक प्राइमरी oocyte से कैसे एक ओवम बनता है। राइट, ये हमने देखा था और इन डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis का पार्ट 2, यानी आज हम लोग सेलुलर लेवल को देखने की कोशिश करेंगे। अगले दिन हमने क्या किया था, लास्ट डे पे हमने एक ओवरफ्लो देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेलुलर लेवल को ड्रॉ करेंगे, राइट, जिसको बोला जाता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलो पहले हेडिंग डाल दो oogenesis 2 मतलब पार्ट 2, और उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। हेडिंग डालेंगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट ड्यूरिंग oogenesis। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो क्या है, ये जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट है ये कहाँ होता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी के जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम से ड्रॉ कर रहे थे, और इनर पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते थे कॉर्टेक्स, और इस वाले पार्ट को हम लोगों ने बोला था मेड्यूला। याद आया? तो मेड्यूला में क्या था, नर्व कनेक्शन, ब्लड वेसल्स, ये सारे थे। और जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा वो पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में होगा, मतलब ऐसे ऐसे, इसके बाद इसे ऐसे 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 जाएगा। पूरा का पूरा जो होगा वो स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स में होगा, और जितने भी फॉलिकल्स बनेंगे ना वो इस स्ट्रोमा में एम्बेडेड होंगे। ठीक है, गड़े हुए होंगे। क्लियर है? चलो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ओवरी को ड्रॉ करके चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि अगर मैंने ओवरी को ड्रॉ किया और उसके अंदर ही सब कुछ समझाने लगा तो जो डायग्राम्स बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, और उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है, मुझे डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम के साइड में मुझे एक्सप्लेन भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक एक करके हर एक डायग्राम बना लूंगा। लेकिन आप ये समझिएगा कि जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है ओवरी के स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स के अंदर। क्लियर है? चलो, कहां होता है, इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा, इन दी कॉर्टेक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है कहां होता है, इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा। और ऑब्वियस सी बात है ओवरी के स्ट्रोमा की बात ही हो रही है। ठीक है, तो लास्ट डे हमने क्या देखा था, लास्ट डे हमने देखा था कि उगोनिया क्या करता है, उगोनिया माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके उसके ज्यादा और उसके जैसा ही और सारा उगोनिया बनाता है, और उसी उगोनिया साइज में ग्रो करके क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte। तो जो पहला जो सेलुलर डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, प्राइमरी oocyte। तो आज हम लोग जो काम करेंगे वो प्राइमरी oocyte से ही करेंगे, उगोनिया को नहीं पकड़ेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं प्राइमरी oocyte। ये क्या है, ये है हमारा प्राइमरी oocyte। क्या है ये है प्राइमरी oocyte। बहुत अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर ये सेलुलर लेवल को आपने समझ लिया ना तो आपको मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, बहुत ज्यादा। उसके हर एक फेज को आप डिटेल में विजुअलाइज कर पाओगे अगर इस वाले पार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया। क्लियर है? चलो, तो हमने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। हमने क्या पढ़ा था, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte बनते हैं बर्थ से पहले, और बर्थ के बाद नया कोई प्राइमरी oocyte फॉर्म भी नहीं हो सकता और ऐड भी नहीं हो सकता, ये हमने देखा था। तो इन जनरल एक ओवरी में प्राइमरी oocyte होता है 35 लाख पर ओवरी इन जनरल। ये डेटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये वाला जो डेटा है ना ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जस्ट मुझे कुछ आगे जाके समझाना है, इसी वजह से मैं इस डेटा को यूज कर रहा हूं। जो डेटा आपसे पूछा जाएगा मैं बता दूंगा कि कौन सा डेटा आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? ये डेटा नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस डेटा को लिखना है क्योंकि आगे जाके मुझे कुछ समझाना है। चलो, तो हमने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कहां बनता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब ये जो प्राइमरी oocyte बना ना, ये जो प्राइमरी oocyte बना, ये प्राइमरी oocyte को कवरिंग की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत
क्या है, ये प्राइमरी oocyte आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनाएगा और सेकेंडरी oocyte आगे जाके ओवम बनाएगा। तो ये बहुत प्रीशियस सेल है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसी वजह से इसके चारों तरफ एक लेयर बनता है। क्या बनता है, इसके चारों तरफ एक लेयर बनता है। ये क्या है, ये हो गया हमारा प्राइमरी oocyte। क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी oocyte और इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर बनता है स्क्वामस ग्रैनुलोसा सेल्स का। एक सेल बनता है सिंगल लेयर, एक ऐसा सेल बनता है सिंगल लेयर का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वामस ग्रैनुलोसा सेल्स और स्क्वामस फॉलिक्यूलर सेल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। स्क्वामस ग्रैनुलोसा, इस लेयर को ना ग्रैनुलोसा लेयर भी कहा जाता है, इसी ग्रैनुलोसा सेल्स की वजह से। ठीक है, स्क्वामस ग्रैनुलोसा और स्क्वामस फॉलिक्यूलर सेल्स। ये कैसा होता है, ये सिंगल लेयर होता है। कितना, सिंगल लेयर। वेरी गुड, सिंगल लेयर। पहले क्या था, पहले प्राइमरी oocyte था, अब उसके चारों तरफ एक लेयर बन गया, सिंगल लेयर। तो क्या अब भी हम उसे प्राइमरी oocyte बोलेंगे? द आंसर इज नो। अब हम उसे क्या बोलेंगे, अब उसे हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जो सेल बना ना, ये जो सेल सिंगल लेयर का सेल का लेयर बना, ये क्या है, ये फॉलिकल से बना है। तो ये क्या है, ये फॉलिक्यूलर लेयर है या ग्रैनुलोसल लेयर है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग नाम देंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमरी oocyte कितने थे पर ओवरी? 35 लाख। प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहां से बना? प्राइमरी oocyte से ही बना। तो इसका मतलब ये भी कितने होंगे? 35 लाख पर ओवरी। अब एक चीज ध्यान से समझो कि क्या है ना कि आपके एनसीईआरटी में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात कहीं नहीं किया गया है, कहीं नहीं। चाहे वो आप उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, वहां पे भी नहीं किया गया है, चाहे आप डायग्राम देख लीजिए, वहां पे भी नहीं किया गया है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट प्राइमरी फॉलिकल बना दिया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल का जिक्र ही नहीं किया। लेकिन अगर हमको एक्चुअल में चीज को समझना है तो एक्चुअल में प्राइमोर्डियल फॉलिकल सबसे पहले बनता है, उसके बाद बनता है प्राइमरी फॉलिकल। तो अगर ऑप्शन में कहीं भी अगर आपको आज ये फॉलिकुलर डेवलप पढ़ने के बाद अगर कोई भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाओ और उस एमसीक्यू में अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, लेकिन आपके ऑप्शन में प्राइमोर्डियल फॉलिकल नहीं दिया गया है लेकिन प्राइमरी फॉलिकल दिया गया है, तो प्राइमरी फॉलिकल को आप टिक कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल को एक ही तरह से ट्रीट किया है। मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात एनसीईआरटी ने कहीं नहीं किया है, डायरेक्ट प्राइमरी फॉलिकल का बात एनसीईआरटी ने किया है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर ऑप्शन में कहीं भी अगर आपको दिखे, अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर प्राइमोर्डियल फॉलिकल नहीं है तो आप प्राइमरी फॉलिकल को टिक कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में प्राइमोर्डियल फॉलिकल है तो एकदम आंख बंद करके आप प्राइमोर्डियल फॉलिकल को ही टिक करिएगा, अगर आपको लगता है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल उसका सही आंसर है तो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, तो क्या बना दिया हमने, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जो चीज, दो चीज बनी, ये कहां बनी? ये एम्ब्रायोनिक लाइफ के बनी। कहां बना ये दो चीजें? ये दो चीजें बना एम्ब्रायोनिक लाइफ में। कहां? एम्ब्रायोनिक लाइफ में, या इसे हम बोल सकते हैं फीटल ओवरी में। कहां बना? फीटल ओवरी में बना। ठीक है, अब क्या होगा? अब फीटल ओवरी से ये क्या होगा? बर्थ होगा इसका। तो अब लिखेंगे बर्थ। तो बर्थ के टाइम क्या होता है? बर्थ के टाइम यही जो है वो
ओवरी में रहता है, दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या रहता है ओवरी में? प्राइमोडियल फॉलिकल। मतलब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, और उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर्ड ऑफ स्क्वामस सेल, सिंगल लेयर्ड ऑफ स्क्वामस सेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रैनुलोसा। क्या बोल रहे हैं? ग्रैन्युलोसा। क्या बोल रहे हैं? ग्रैन्युलोसा। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बना रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बना रहे हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। बर्थ से पहले भी कौन था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। बर्थ के बाद भी कौन आया ओवरी में? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्लियर है? अब हमने क्या देखा था कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, ये बर्थ से पहले कितने थे? 35 लाख पर ओवरी, राइट। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है, मतलब इस एम्ब्रायनिक लाइफ से बर्थ लाइफ तक आते आते बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या होते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना बचता है? 20 लाख पर ओवरी। कितना बचता है? 20 लाख पर ओवरी। मतलब कितना खत्म हो गए? 15 लाख खत्म हो गए। 15 लाख फॉलिकल खत्म हो गए, डीजनरेट हो गए। बचा कितना? 20 लाख। क्लियर है यहां तक? तो ये पूछा जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना हुआ? 20 लाख पर ओवर। ठीक है, ये डेटा भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये डेटा भी पूछा नहीं जाएगा, ये डेटा भी पूछा नहीं जाएगा। जो डेटा पूछा जाएगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ये बना। अब क्या हुआ? चाइल्डहुड आएगा। चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड में प्राइमरी oocyte में कोई चेंज होगा? नहीं, बिकॉज प्राइमरी oocyte अभी भी कौन से फेज में है? बताओ, आउटलाइन से देख के बताओ कौन से फेज में है अभी? ये कहां पे है? प्रोफेज 1 स्टेज में, अरेस्टेड कंडीशन में है। प्राइमरी oocyte जो है प्राइमोडियल फॉलिकल, लेकिन इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte कौन से कंडीशन में है? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्टेड कंडीशन में है, राइट। तो यहां क्या होगा? चाइल्डहुड बीतेगा। चाइल्डहुड बीत गया, चलो। चाइल्डहुड में भी क्या होगा? प्राइमोडियल फॉलिकल ही होगा। अब आएगा क्या? प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। अब एक चीज समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझो। देखो, प्यूबर्टी जो है ना, वो कोई एक दिन का चीज नहीं है कि आज आया कल शाम तक चला गया, ऐसा नहीं होता है। प्यूबर्टी एक प्रोलॉन्ग फेज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं ना, राइट। एक प्रोलॉन्ग फेज होता है, उसमें कई महीने होते हैं, कई साल होते हैं प्यूबर्टी के अंदर, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह आया प्यूबर्टी और कल शाम तक चला गया। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आज आया कल शाम तक चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। तो एक प्रोलॉन्ग फेज में होता है। क्लियर है? तो जब प्यूबर्टी का इनिशिएशन होता है, मतलब जब स्टार्टिंग के, जो प्यूबर्टी का इनिशिएशन मतलब जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी, तो क्या होता है? तो प्यूबर्टी के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल ही होते हैं। क्या होते हैं? प्यूबर्टी के एट द इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? प्राइमोडियल फॉलिकल ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक और बार प्राइमोडियल फॉलिकल को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक और बार प्राइमोडियल फॉलिकल को ड्रॉ करेंगे। दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte, और उसके चारों तरफ क्या है? एक स्क्वामस लेयर है। आपको अभी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि एक ही डायग्राम को हम लोग बार बार क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसको जब रिवाइज करेंगे ना, इसको जब बाद में जाके समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इतना बार इस एक ही डायग्राम को बार बार ड्रॉ किया है। बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये ग्रानुलोसा सेल्स है, ग्रानुलोसा, ग्रैन्युलोसा सेल्स है। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनाते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो बर्थ में कितने थे? 20 लाख पर ओवरी, राइट। और जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कितना हो जाएगा पता है? 20 लाख पर ओवरी से हो जाएगा 2 लाख पर ओवरी। 20 लाख पर ओवरी से हो जाएगा 2 लाख पर ओवरी। क्लियर है? तो
प्यूबर्टी में क्या हुआ, प्यूबर्टी का जो इनिशिएशन हुआ तब क्या हुआ, प्यूबर्टी की इनिशिएशन में क्या बना, प्राइमोडियल फॉलिकल। क्लियर। अब प्राइमोडियल फॉलिकल प्यूबर्टी से पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने थे, 20 लाख पर ओवरी, और अब कितने हो गए प्राइमोडियल फॉलिकल, 2 लाख पर ओवरी। स्टार्ट कितना हुआ था, 35 लाख पर ओवरी से, वहां से 20 लाख, फिर 2 लाख पर ओवरी। मतलब धीरे धीरे फॉलिकल डिजेनरेट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, राइट। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट डे पे, याद करो, कि जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, यहां तक जो भी हुआ सब एम्ब्रायनिक लाइफ में हुआ, इसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी, राइट। लास्ट डे पे हमने क्या डिस्कस किया था, जब प्यूबर्टी आता है तो इसके जगाने के लिए, प्राइमरी oocyte को नींद से उठाने के लिए कौन आता है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है एट प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमस से, बताओ, हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज होता है, GnRH। कौन रिलीज होता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके सिग्नल भेजता है किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, FSH निकलता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, FSH निकलता है। अब FSH जाके क्या करता है, ये FSH जाके क्या करता है, यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या करता है, FSH जाके यहाँ पे वर्क करता है। क्या काम करता है, आप बोलोगे सर बहुत इजी है, प्राइमरी oocyte है, FSH जाएगा प्राइमरी oocyte को अचानक से तोड़ देगा, तोड़ के सेकेंडरी oocyte बना देगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बना देगा, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, देखो चीजों को समझो। देखो प्राइमरी oocyte क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, आगे जाके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ओवम यानी फीमेल गैमेट, जो आगे जाके स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा, एक नया लाइफ को बनाएगा। तो सेकेंडरी oocyte का बहुत सारे डिमांड भी होंगे, बिकॉज सेकेंडरी oocyte इतना इंपॉर्टेंट एक चीज पर्सन है कि भाई मैं ही हूं जो आगे जाके ओवम बनाऊंगा, मैं ही हूं जिसकी वजह से आगे जाके जाइगोट बनेगा, एक नया लाइफ बनेगा। तो मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो सेकेंडरी oocyte के कुछ डिमांड्स हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा, तो ही सेकेंडरी oocyte बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो सेकेंडरी oocyte आके क्या बोलेगी कि मेरे कुछ डिमांड है, अगर आप उस डिमांड को पूरा कर सकते हो, किसे बोलेगी, FSH को बोलेगी कि मेरे कुछ डिमांड्स है, अगर उस डिमांड्स को आप पूरा कर सकते हो तो मैं सेकेंडरी oocyte बनाऊंगी, अगर आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो नहीं बनाऊंगी। तो FSH क्या करता है, उसी डिमांड को पूरा करने में लग जाता है। क्लियर है। अब वो डिमांड क्या क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हम लोग एक के बाद एक इन डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो क्या करेगा, FSH आके यहाँ पे वर्क करेगा, और अब तक ये जो सेल्स थे ये कैसे थे, ये स्क्वामस सेल थे, इसको क्यूबॉइडल सेल में कन्वर्ट कर देगा। देखो पहला रिक्वायरमेंट अभी से पूरा करना स्टार्ट कर दिया, राइट। आपको क्या लग रहा था, आपको ये लग रहा था कि जैसे ही FSH आएगा प्राइमरी oocyte को तोड़ेगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ डिमांड्स है, उनको पूरा करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये जो स्क्वामस सेल थे ना, ये तो अभी भी क्या है, ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। क्या है, ये अभी भी प्राइमरी oocyte है, और इसके आसपास जो सेल्स थे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसको हम लोग स्क्वामस ग्रैनुलोसा सेल्स बोल रहे थे, अब वो हो जाएंगे क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, ऐसे क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइडल सेल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये क्यूबॉइडल सेल्स हो जाएंगे। कि लिखेंगे क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स, क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स। प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा, स्क्वामस ग्रैनुलोसा मिलके क्या बनाए थे, प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, ये कहां हो रहा है, एट प्यूबर्टी हो रहा है, एट प्यूबर्टी।
ये जो हो रहा है ये भी प्यूबर्टी में है, ये जो हो रहा है ये भी प्यूबर्टी में है। प्यूबर्टी में क्या बना? प्यूबर्टी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना। मैंने पहले ही कहा कि प्यूबर्टी कोई एक दिन का चीज नहीं है कि आज सुबह आया कल शाम तक चला गया। नो, वो एक प्रोलॉन्ग फेज में होता है। उस पूरे फेज को हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी होता है और प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल भी बनते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि प्राइमरी फॉलिकल बहुत देर बन रहा है इसका मतलब प्यूबर्टी चला गया है। नो, ये भी प्यूबर्टी में ही बनेंगे। कितने थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल? 2 लाख पर ओवरी। यही प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही तो प्राइमरी फॉलिकल बनाया। बस डिफरेंस कितना है? बस ये जो स्क्वामस सेल थे ये क्यूबॉइडल सेल्स में कन्वर्ट हो गए, बस डिफरेंस उतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलके क्या बनाया? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ही प्राइमरी फॉलिकल बना, तो इसका मतलब ये भी कितने होंगे? 2 लाख पर ओवरी। द आंसर इज नो। ये हो जाते हैं 60,000। 60,000, 1000 को के लिखते हैं, पता है ना सबको? 60K to 80K मतलब 60,000 to 80,000 पर ओवरी। 60,000 to 80,000 पर ओवरी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कहां से हुआ था? 35 लाख पर ओवरी से। वहां से 35 लाख आया, फिर 20 लाख, 20 लाख से 2 लाख, 2 लाख से बचा कितने? 60,000 to 80,000 पर ओवरी प्राइमरी फॉलिकल। एंड दिस इज द फाइनल नंबर फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ अ वुमन। पूरे जिंदगी के लिए यही इसका फाइनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी मेल की, तो मेल हर एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म बनाते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। लेकिन एक वुमन के पूरे लाइफ के लिए कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे? 60,000 to 80,000 पर ओवरी। दोनों ओवरी के मिला के 1,20,000 से 1,60,000 तक, 1.2 लाख टू 1.6 लाख, दोनों ओवरी मिला के ये इसका पूरी जिंदगी के लिए प्राइमरी फॉलिकल बन गया। इसी प्राइमरी फॉलिकल से उसे आगे जाके जो भी काम करना है, जितने भी उसे फॉलिकल्स, मतलब चाहे वो ग्राफियन फॉलिकल्स हो, चाहे वो सेकेंडरी oocyte हो, चाहे वो कुछ भी बनाना हो, इसी से बनाना पड़ेगा। यही उसका फाइनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने एम्ब्रायोनिक लाइफ से स्टार्ट किया था, जहां पे प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमने एक कवरिंग दी, जिसको हमने नाम दिया स्क्वामस ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल नाम दिया हमने, जो 35 लाख पर ओवरी था। उसके बाद क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या बनेगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही बनेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? 20 लाख पर ओवरी। प्यूबर्टी आते आते वो 20 लाख घट के क्या हो जाएगा? 2 लाख पर ओवरी। और प्यूबर्टी में ही जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे तो उसका नंबर हो जाएगा 60,000 to 80,000 पर ओवरी। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे दो चीज मुझे लिखाना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके लिखा देता हूँ। ठीक है, आप प्लीज इसी पोर्शन में उस चीज को लिखिएगा, इसी पोर्शन में उस चीज को लिखिएगा। देखो एक और चीज मैं लिखा देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। देखो FSH क्या करता है ना, FSH ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट करता है। ये जो फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल बना, किसकी वजह से बना? FSH ने एक्ट किया। ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, मतलब कितने सारे फॉलिकल्स बनाएंगे। किसकी वजह से? ये FSH की वजह से। तो FSH क्या करता है? FSH फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब फॉलिकल बनाता है। क्या बनाता है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स आप इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे साइड वाइज मत लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसी वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं, नहीं तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, आप ऐसे स्ट्रेट में लिखिएगा। तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट मतलब फॉलिकल्स बनाएंगे। और ये फॉलिकल्स क्या करते हैं? ये फॉलिकल इस्ट्रोजन बनाते हैं। क्या बनाता है? इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है, ओवरियन हार्मोन, इस्ट्रोजन बनाता है। और यही इस्ट्रोजन आगे जाके क्या करेगा? यही इस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को थिक करता है। एंडोमेट्रियम को थिक, एंडोमेट्रियम थिक
थिकेंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इस चीज को अच्छे से समझो, मैंने साइड वाइज लिखा बिकॉज मेरे पास जगह नहीं था, आप प्लीज इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हाइपोथैलेमस से जीएनए मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, वो क्या करेगा, एफएसएच निकलेगा। हालांकि वो एलएच भी निकालेगा, लेकिन बाद में उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच क्या करता है, जाके यहाँ पे वर्क करता है, ये स्क्वामस एपिथेलियम को जो है वो क्यूबॉइडल में चेंज कर देता है। पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, उसके बाद और भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे सेकेंडरी oocyte के, लेकिन पहला तो यही करता है, एट प्यूबर्टी यही करता है। लेकिन एफएसएच क्या करता है, इसका मतलब एफएसएच फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियर, टर्शियर से ग्राफियन फॉलिकल किसकी वजह से बन रहा है, एफएसएच की वजह से, आगे जाके देखेंगे हम लोग। तो मतलब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करना है, मतलब फॉलिकल्स बना रहे हैं। यही फॉलिकल्स, यही जो फॉलिकल्स है ना, ये जो सेल्स है, ये क्या है, दिस आर फॉलिकल्स, दिस आर ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स। यही सेल्स क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन बनाते हैं। क्या रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन जाके क्या करता है, एंडोमेट्रियम को थिक बनाता है। क्या बनाता है, एंडोमेट्रियम को थिक बनाता है। क्यों थिक बनाता है, बिकॉज आगे जाके उसे इम्प्लांटेशन करना है। जब मैं आपको फैलोपियन ट्यूब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो फंडस होता है यूटेरस का, वहीं जाके तो इम्प्लांटेशन होता है, तो उसको तो थिक बनाना चाहिए, थिक बनाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी तक तो सेकेंडरी oocyte नहीं बना, ओवम भी नहीं बना, स्पर्म भी नहीं आया, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, तो अभी से इतनी मेहनत क्यों। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लाइफ में जितने भी काम करते हैं ना, हम यही सोच के करते हैं कि आज का दिन, कल का दिन आज से बेहतर होगा, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हम लोग पूरा काम, जितने भी हम लोग काम करते हैं दुनिया में, वो क्यों करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं ना, कि कल अच्छा होगा आज से, इसी उम्मीद के साथ करते हैं। तो सेम टू सेम यही ईस्ट्रोजन भी करता है, यही फॉलिकल्स भी करता है, इसी उम्मीद के साथ कि भाई अगर प्राइमरी oocyte है तो सेकेंडरी oocyte बनेगा, अगर सेकेंडरी oocyte बनेगा तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, अगर ग्राफियन फॉलिकल बना तो आगे जाके ओवम भी बनेंगे, और ओवम अगर बना तो स्पर्म भी आएगा, स्पर्म भी आएगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन भी होगा। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन थिक करता है एंडोमेट्रियम को, ताकि आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन हो, जब जाइगोट बने, जब एम्ब्रायो बने, वो एम्ब्रायो इम्प्लांट हो सके यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। क्लियर है यहां तक। चलो अब 2 पॉइंट्स मुझे यहां लिखाने हैं, तो आप प्लीज इसी बॉक्स के अंदर चीजों की लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं यहां मिटा देता हूं, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा था ये मैं मिटा देता हूं। देखो इसी को हम लोग इसी वाले टॉपिक को हम लोग यहां लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझो कि प्राइमरी oocyte कितने बचे, 60,000 to 80,000 पर ओवरी। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द फाइनल नंबर, क्या लिखेंगे, दिस इज द फाइनल नंबर फॉर एंटायर लाइफ, दिस इज द फाइनल नंबर फॉर, this is the final number for entire life of a woman। इससे इस पे ना तो ऐड हो सकते हैं, ना तो यहां से फॉर्म्ड हो सकते हैं, यही इसका फाइनल नंबर है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल पर ओवरी। क्लियर है। और एक चीज हमने क्या देखा कि 35 लाख से स्टार्ट हुआ था, फिर प्राइमोडियल फॉलिकल कितने बचे यहाँ पे, 20 लाख, फिर यहाँ बर्थ तक आते थे कितने हो गए, सॉरी बर्थ तक आते थे कितने बचे, 20 लाख, और प्यूबर्टी आते थे क्या बचे, 2 लाख पर ओवरी, एंड फाइनली क्या बचा, 60,000 पर ओवरी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉलिक्यूलर डीजेनरेशन हो रहा है, राइट। फॉलिकल्स कहाँ पे है, ओवरी के अंदर, तो हम लोग इसे क्या ओवरियन फॉलिकल नहीं बोल सकते, जरूर बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, बिकॉज ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है। तो हर एक स्टेप में क्या हुआ, अब तक यहां तक क्या हुआ, हर एक स्टेप में फॉलिकल का डीजेनरेशन हुआ। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे स्टार देके लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, प्लीज आप यहां लिखिएगा, डीजेनरेशन
of ovarian follicles called follicular atresia. Called what? Follicular atresia. इस डीजेनरेशन को क्या कहा जाता है? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा था तो भी चलता, लेकिन मैं यहाँ लिखा देता हूँ ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। देखो, हर महीने क्या होता है? हर महीने ऑल्टरनेट ओवरी से, मान लो अगर इस महीने लेफ्ट ओवरी से प्राइमरी oocyte निकला है, मतलब लेफ्ट ओवरी के प्राइमरी oocyte ग्रो करना स्टार्ट किया है, तो अगले महीने क्या होगा? राइट वाला स्टार्ट करेगा, फिर उसके अगले महीने लेफ्ट वाला स्टार्ट करेगा। ऐसे होता है, ऑल्टरनेट ओवरी में होता है। तो क्या होता है? ईच मंथ या एवरी मंथ 8 to 10 प्राइमरी फॉलिकल start to grow। ठीक है, 8 से 10 प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं? ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फ्रॉम ऑल्टरनेट ओवरी। ऑल्टरनेट ओवरीज मतलब अगर इस महीने लेफ्ट वाला से निकला है तो अगले महीने राइट वाले से निकलेगा, बस इसी का मतलब यही है। स्टार्ट टू ग्रो, out of them only 2 to 3 become secondary follicle। कितना स्टार्ट हुआ था? 8 से 10। मतलब यहां पे भी क्या हुआ? यहां पे भी डीजेनरेशन हुआ। कितने बने? 2 से 3 बिकम सेकेंडरी फॉलिकल। 2 से 3 ही सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे। एंड only one of them, इस 2 से 3 में भी एक ही क्या होगा? one of them becomes tertiary follicle and Graafian follicle, and finally becomes Graafian follicle। लिख लीजिए, बाद में जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको चीजें समझ में आती जाएगी, डोंट वरी। ग्राफियन फॉलिकल। तो क्या हुआ? हर महीने कितने स्टार्ट किया? 8 to 10 प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट करता है ग्रो करना। उसमें भी डिजेनरेशन होता है। 2 से 3 ही जिसमें क्या बनते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। और उसमें से सिर्फ एक बनता है क्या? टर्शियरी फॉलिकल। सिर्फ एक ही बनता है टर्शियरी फॉलिकल, और वही टर्शियरी फॉलिकल आगे जाके क्या बनाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। तो अगर पूछा जाए कि हर महीने ओवरी से कितने ग्राफियन फॉलिकल निकलते हैं, तो एक होगा उसका आंसर। दोनों ओवरी से में से कोई एक ग्राफियन, ऐसा नहीं होता है कि हर महीने लेफ्ट वाले ओवरी से भी एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और राइट वाले ओवरी से भी एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इस महीने लेफ्ट वाले ओवरी से एक ग्राफियन फॉलिकल बना है तो अगले महीने राइट वाले से बनेगा, फिर अगले महीने लेफ्ट वाले से बनेगा, फिर अगले महीने राइट वाले से बनेगा, ऐसे ऑल्टरनेटली होता है। तो ये कभी मत समझ लेना कि दोनों ओवरी से एट द सेम टाइम ग्राफियन फॉलिकल बन सकता है, क्योंकि क्या होता है देखो कि ग्राफियन फॉलिकल की बाद में जाके रप्चर करके ओव्यूलेशन करके ओवम बनाता है, मतलब सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। और अगर मान लो दोनों ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल बन गए तो क्या होगा? और दोनों रप्चर हो गए तो दोनों से ही सेकेंडरी oocyte निकलेगा। अब अगर स्पर्म जाएगा तो एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देगा इस वाले सेकेंडरी oocyte को, एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देगा इस वाले oocyte को। तो एट द सेम टाइम दो प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होगा। तो इससे बचाने के लिए क्या होता है? हर महीने सिर्फ एक ही ओवरी जो है वो फंक्शनल रहती है ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। तो हर महीने कितने ग्राफियन फॉलिकल बनता है? एक, टोटल एक, वो भी एक ही ओवरी से बनेगा। इस वाले महीने में राइट ओवरी से बना तो अगले वाले महीने में लेफ्ट ओवरी से बनेगा। दैट्स द डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? तो ये मुझे लिखाना था, जो मैंने लिखा दिया, आप प्लीज यहां पे लिख लीजिए। तो हमने कहां तक बना लिया? हमने
प्राइमरी फॉलिकल तक बना लिया, राइट? हमने क्या बनाया? प्राइमरी फॉलिकल तक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जितने भी इजी तरीके से मैं इसको समझा सकूं आपको, पूरी कोशिश की है मेरी अपनी तरफ से। तो आई होप कि आपको एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको चीजें आसान लगने लगेगी। हो सकता है अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज की वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा घबराहट महसूस हो कि भाई ऐसा इतना चीज कैसे याद रख पाऊंगा मैं या पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें आसान होता जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब तक हमने क्या बना लिया? अब तक हमने बनाया एक प्राइमरी oocyte। क्या बनाया? एक प्राइमरी oocyte बनाया हमने, प्राइमरी oocyte। और उसी प्राइमरी oocyte की चारों तरफ क्यूबॉइडल सेल्स बनाए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रैन्युलोसा, क्यूबॉइडल ग्रैन्युलोसा। ये भी क्या है? ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स ही है, खाली इसमें डिफरेंस है, ये क्यूबॉइडल है, ग्रैन्युलोसा। राइट? दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दोनों मिलके बना रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अभी भी याद रखो, सेकेंडरी फॉलिकल्स के जो डिमांड थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब नया डिमांड आएगा और एफएसएच उसका नया डिमांड पूरा करेगा। क्या करेगी? एफएसएच आया, अब एफएसएच क्या करेगा? अब सेकेंडरी oocyte ने बोला कि अगर मुझे बनाना है आपको, तो ये सिंगल लेयर से काम नहीं चलेगा, मुझे मल्टी लेयर चाहिए और मुझे 2 बाउंड्री वॉल भी चाहिए। ये एक मंजिला मकान से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 2-3 मंजिला मकान चाहिए और मकान के आसपास 2 बाउंड्री वॉल होना चाहिए मेरे प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है? तो एफएसएच जैसे ही डिमांड आया, एफएसएच ने वो पूरा करेगा। तो अब एफएसएच क्या करेगा? अंदर क्या होगा? प्राइमरी oocyte। क्या है अंदर? प्राइमरी oocyte। और अब ये लेयर कैसे बन जाएंगे? ये मल्टीपल लेयर बन जाएंगे। ठीक है? क्या बनेंगे? ये मल्टीपल लेयर बनेंगे। पहले सिंगल लेयर थे, अब क्या होंगे? अब मल्टीपल लेयर बन जाएंगे, मल्टीपल लेयर बन गए। ठीक है? ये क्या हो गया? ये ग्रैन्युलोसा। ये क्या है? ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स है या फॉलिकुलर सेल्स है, लेकिन अब ये मल्टी लेयर बन चुके हैं, मल्टी लेयर बन चुके। और क्या चाहिए था उनको? अपने घर के आसपास 2 बाउंड्री वॉल। क्या चाहिए था? 2 बाउंड्री वॉल। तो एफएसआई सब कुछ पूरा करेगा। अभी एक ही बाउंड्री वॉल देगा, बाद में 2 देगा। एक ही बाउंड्री वॉल, अभी के लिए एक ही बाउंड्री वॉल देगा, क्योंकि बाउंड्री वॉल देने में टाइम लगता है ना, तो अभी एक ही देख पाएगा एफएसएच। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे थेका। क्या बोलेंगे? थेका। थेका क्या है? थेका इज नथिंग बट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, तो क्या लिखेंगे? लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के क्या बनाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। तो आपके दिमाग में ये चलेगा, सर अगर सेकेंडरी फॉलिकल है तो ये तो सेकेंडरी oocyte होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी फॉलिकल अलग चीज है, oocyte अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है? सेकेंडरी oocyte भी हम बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, ना तो इसे है, आराम आराम से बनाएंगे, हर एक डिमांड को पूरा करते हुए हम पूरे शिद्दत से इसको बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। और बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? जैसे ही वो सुनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, तो उन्हें लगता है कि भाई सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। आंसर इज नो। सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब है सेकेंडरी फॉलिकल तो बना, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही होंगे, क्योंकि उसके सेकेंडरी oocyte के हर एक डिमांड पूरा अभी तक नहीं हुआ है, अब होगा। अब देखो, जो टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से ऑब्वियसली बात है टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल ना 2 फेजेस में बनेंगे, 2 फेजेस में बनेंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखते हो वहां पे भी आपको पता चलेगा, या अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हो तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि टर्शियरी फॉलिकल एक ऐसा फेज है जहां हम लोग प्राइमरी oocyte भी देख पाएंगे और सेकेंडरी oocyte भी देख पाएंगे। अब कहोगे कि सर
ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि एक ही जगह पे हम लोग प्राइमरी oocyte भी देख ले, एक ही जगह पे हम लोग सेकेंडरी oocyte भी देख ले। कई हद तक आप सही हो, एक ही टाइम पे नहीं देख पाएंगे, अलग अलग टाइम पे देखेंगे, लेकिन एक ही फेज में देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे मैंने प्यूबर्टी के टाइम भी कहा था कि प्यूबर्टी कोई एक दिन का चीज नहीं है कि आज आया कल शाम तक चला गया, नहीं है। तो जो टर्शियरी फॉलिकल भी बनेगा वो भी एक दिन में नहीं बनेगा, उसको वो बनने में टाइम लगेगा, उसके भी कुछ फेजेस होंगे। तो इनिशियल जो फेज होता है टर्शियरी फॉलिकल का, वहां हम लोग क्या देख पाएंगे? वहां हम लोग देख पाएंगे प्राइमरी oocyte को। जो इनिशियल फेज है टर्शियरी फॉलिकल का, वहां हम लोग क्या देखेंगे? वहां हम लोग देखेंगे प्राइमरी oocyte को। फिर प्राइमरी oocyte क्या करेगा? प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो करेगा और अपना जो मियोसिस 1 है, जो अटका हुआ था उसका, मियोसिस 1 पे प्रोफेज 1 में जो अटका हुआ था, अरेस्टेड कंडीशन में था, उसको वो कंप्लीट करेगा और वहां से वो सेकेंडरी oocyte बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन में, देखो अच्छे से समझो इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि टर्शियरी फॉलिकल में कौन से स्ट्रक्चर्स हम देख पाते हैं, तो अगर आप ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte दोनों का ही बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऐसा कोई ऑप्शन अगर है तो प्लीज उसी को टिक कीजिएगा। क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल का जो इनिशिएशन फेज होता है उसमें हम लोग देखते हैं प्राइमरी oocyte को, और जो एंड मतलब लास्ट स्टेज होता है उसमें हम लोग देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल मतलब सेकेंडरी oocyte को। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि टर्शियरी फॉलिकुलर फेज में कौन सा oocyte देखा जाता है, और अगर आपको चूज करना पड़े बिटवीन प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, तो हमेशा सेकेंडरी oocyte को ही टिक कीजिएगा। देखो ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, ये हमेशा याद रखना। क्या ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन है कि बोथ आर करेक्ट, ऐसा दिख सकते हैं आप, प्राइमरी oocyte भी और सेकेंडरी oocyte भी, तो इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू आउट द टर्शियरी फॉलिकल क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये ऑप्शन आपके पास है तो। लेकिन अगर आपको प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte दोनों में से किसी एक को टिक करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि टर्शियरी फॉलिकल का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो हमेशा ऑप्शन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना। जो मैंने कहा ना अभी, जो मैंने कहा, अगर वो समझ में नहीं आता है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूं, अगर आपके पास ऑप्शन हो बोथ टिक करने का, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, तो दोनों को टिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, मतलब अगर आपके पास यही एक ही ऑप्शन हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में किसको चुनना है, तो सेकेंडरी को ही चुनिएगा। अगर इनिशियल फेज एंड लेटर फेज अगर मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब आपसे सीधा सीधा एंड प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, तो हमने क्या बनाया? सेकेंडरी फॉलिकल। अब डिमांड तो चालू है, डिमांड कौन पूरा कर रहा है? FSH पूरा कर रहा है या कर रही है, जो भी है, FSH। ठीक है, FSH। अब क्या डिमांड है? अब क्या होता है? अब देखो, ये जो उसने क्या डिमांड किया था कि मुझे 2 बाउंड्री वॉल चाहिए, बनाया कितना है? 1, तो एक और बनाना पड़ेगा। इसी को तोड़ के 2 बनाया जाता है। तो क्या होता है? देखो अंदर क्या होगा? अंदर तो प्राइमरी oocyte ही होगा। देखो अंदर क्या होगा? अंदर हो जाएगा प्राइमरी oocyte। ये क्या है? ये अभी भी क्या है? ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte। राइट? क्लियर है? उसके आसपास क्या बनता है? उसके आसपास एक स्विमिंग पूल या फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम, बनना स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम। एंट्रम बट एट डेवलपिंग फेज, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एट डेवलपिंग फेज। अभी भी बन रहा है, डेवलपिंग फेज, पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बन रहा है। और क्या बताया था कि 2 लेयर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 2 लेयर, तो वो भी बनेंगे। राइट? क्या होंगे? वो भी बनेंगे, तो वो भी स्टार्ट होंगे बनना।
अगर उसी लेयर को हम तोड़ के 2 लेयर बना रहे हैं तो ये भी तो स्टार्ट होगा। आउटर लेयर को बोलेंगे आउटर लेयर एंड दिस इज इनर लेयर, दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर। ठीक है, आउटर को क्या बोला जाता है? एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, और इनर को इंटरना, ऑब्वियस सी बात है, इंटरना। और थेका लेयर है तो ऑब्वियस सी बात है, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना बोला जाएगा। तो देखो हमने क्या बनाया, एंट्रम डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। एक्सटर्ना इंटरना दोनों ही कौन से फेज में है? डेवलपिंग फेज में है, दोनों ही डेवलपिंग फेज में है। बना नहीं है, फेज में है, डेवलप हो रहे हैं। और बाकी जो ग्रैनुलोसा लेयर है वो तो होगा ही, मल्टीपल ग्रैनुलोसा लेयर, वो तो कॉमन चीज है, वो तो होगा ही। ग्रैनुलोसा सेल्स तो एकदम पहले से ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ग्रैनुलोसा। अब ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके बनाएंगे इनिशिएशन ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। अभी तक ये टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, दिस इज द इनिशिएशन फेज ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। क्या लिखेंगे? इनिशिएशन, इनिशिएशन फेज ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इनिशिएशन फेज ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। तो इनिशिएशन फेज में क्या देख सकते हैं हम? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा? अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो एक यहां पे लिखेंगे स्टार देके, यहां पे इनिशिएशन या लेटर स्टेज ऐसा नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखेंगे एट टर्शियरी फेज, लिखेंगे स्टार देके एट टर्शियरी फेज, एट टर्शियरी follicular phase, tertiary follicular phase, primary oocyte, primary oocyte grow in size, grows in size and complete meiosis 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस 1 कहाँ कंप्लीट होता है तो उसका आंसर क्या होगा? टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज में। कहाँ कंप्लीट होता है? टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज में क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 1। और हमें पता ही है मियोसिस 1 से क्या बनेगा? एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगा। पोलर बॉडी का कोई काम है नहीं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी oocyte से काम चलाएंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये लिख लिया ना आपने, ये लिख लिया आपने, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा? अब ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये भी कहाँ ड्रॉ हो रहा है? ये भी हो रहा है टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज में ही। ये भी कहाँ होगा? टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज में ही। लेकिन अब क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, सॉरी। अब क्या बन गया? अब ये प्राइमरी oocyte से किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte को क्या मिला? बहुत सारा साइटोप्लाज्म, यानी बहुत सारा न्यूट्रिशन। सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे भी कौन काम करेगा? यहाँ पे भी FSH ही काम करेगा, सेकेंडरी oocyte। अब देखो सेकेंडरी oocyte की डिमांड अभी भी खत्म नहीं हुई है, बन तो गई है लेकिन अभी भी डिमांड खत्म नहीं है। अभी भी चाहती है कि मेरे ठीक बाजू में ही एक और वॉल होना चाहिए और उस वॉल के पास कुछ कॉलमनर सेल्स होने चाहिए या एलोंगेटेड सेल्स होने चाहिए, तो वो भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा? सेकेंडरी oocyte के ठीक साइड में क्या होगा? यहाँ पे दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा डेवलपिंग। क्या होगा? जोना पेलुसिडा डेवलपिंग, जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा ये डेवलपिंग फेज में है, डेवलपिंग फेज में है। और एक और क्या होता है? बहुत सारे ऐसे कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं, ये भी डेवलपिंग फेज में है। इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। अगर आपको ये डायग्राम
समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, जैसे हम लोग नेक्स्ट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज कोरोना रेडियाटा। क्या है ये है कोरोना रेडियाटा। ये भी कहाँ है, ये भी डेवलपिंग फेज में ही है, डेवलपिंग। लेकिन एंट्रम बन चुका है, एंट्रम बन के तैयार है। एंट्रम क्या हुआ, एंट्रम भाई साहब बन के तैयार है, सॉरी बहन जी बन के तैयार है। एंट्रम डेवलप हो चुका है, दिस इज एंट्रम। एंट्रम इज व्हाट, एंट्रम इज नथिंग बट फ्लूइड फील्ड कैविटी। एंट्रम बन चुका है। और क्या डिमांड था, 2 लेयर होने चाहिए, तो 2 लेयर तो देना पड़ेगा। तो ये एक लेयर दे दिया जिसका नाम क्या था, इनर वाले का नाम क्या था, थेका इंटरना, और आउटर लेयर का नाम क्या था, थेका एक्सटर्ना। ये दोनों डायग्राम अगर मर्ज हो जाए ना तो प्लीज थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं था तो मुझे यहाँ पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज इस डायग्राम को अगर नेक्स्ट में आते ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो, बिकॉज इस डायग्राम को मुझे फिर से ड्रॉ करना है। डोंट वरी, अगर नहीं दिख रहा है कुछ डोंट वरी, इस डायग्राम तो नहीं, नेक्स्ट वाले को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, एंट्रम डेवलप हो चुका है, थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना ड्रॉ हो चुका है, बन चुका है, लेकिन जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा ये अभी डेवलप हो रहे हैं, राइट। और ग्रैनुलोसा सेल्स तो जैसे थे वैसे ही होंगे, ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही तो है, दिस आर द ग्रैनुलोसा सेल्स। वो तो पहले से ही एकदम सही सलामत है ग्रैनुलोसा, राइट। और दिस इज थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना, दिस इज एक्सटर्ना, आउटर लेयर इज एक्सटर्ना, इनर वाला एक्सटर्ना, एंड दिस इज इंटरना, राइट। ये सभी के सभी यहां से लेके यहां तक ये सभी के सभी मिलके क्या बनाएंगे, टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज। टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज का लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, दिस इज द फाइनल स्टेज। ये क्या था, दिस इज द इनिशियल स्टेज, जहां पे एंट्रम डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, जहां पे एक्सटर्ना इंटरना डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। ये क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ पे क्या हुआ चुका है, मतलब टर्शियरी फॉलिकुलर फेज में हमने क्या देखा, प्राइमरी oocyte भी देखा और सेकेंडरी oocyte भी देखा। मैं फिर से कहता हूं, अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप लोग हमेशा सेकेंडरी oocyte को ही चुनिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल स्टेज। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि सेकेंडरी oocyte के बाजू में बन रहा है जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा। जब ये जोना पेलुसिडा बन जाएगा ना पूरी तरह से और कोरोना रेडियाटा पूरी तरह से बन जाएगा, तब हम इसे और टर्शियरी फॉलिकल नहीं बोलेंगे, तब उसे हम बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जस्ट अ मिनट। 54 मिनट्स हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सही चल रहे हैं हम लोग। चल, हमने कहां तक बना लिया, हमने टर्शियरी फॉलिक्यूलर फेज का फाइनल स्टेज तक पहुंच गए। अब हमें क्या बनाना है, अब हम बनाएंगे ग्राफियन फॉलिकल, जो ऑलरेडी बनने के स्टेज में ही है, ठीक है। चलो, तो अंदर क्या होगा, अंदर वही सेकेंडरी oocyte, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, राइट। सेकेंडरी oocyte के बाजू में एक और लेयर, ऐसा लेयर, जिसको हमने नाम दिया है क्या, कोरोना जोना पेलुसिडा, सॉरी क्या नाम दिया है, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा बेसिकली क्या है, जोना पेलुसिडा बेसिकली आसेलुलर है, ये सेलुलर नहीं होता, आसेलुलर होता है। आसेलुलर विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, आसेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर secreted by secondary oocyte। तो ये क्या है, ये आसेलुलर होता है, कोई सेलुलर नहीं होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, और इसे सिक्रीट कौन करता है, सिक्रेटेड बाय
secreted by secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte इसे सिक्रीट करता है, तो इसी वजह से जब सेकेंडरी oocyte बनेगा उसके बाद ही ये बनता है, ठीक है, डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक। और हमने क्या देखा था, और एक और लेयर बनाया था हमने एलोंगेटेड सेल्स का ऐसे, ये क्या था, ये कोरोना रेडियाटा, इसका नाम क्या था, इसका नाम था कोरोना रेडियाटा। देखो elongated cells है, so this is कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा। ये क्या है, क्या इसे भी सेकेंडरी oocyte ने बनाया? द आंसर इज नो, ये ग्रैनुलोसा सेल्स के ही मॉडिफिकेशन है, दे आर मॉडिफाइड ग्रैन्युलोसा सेल्स, दे आर मॉडिफाइड ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। और बाहर दो लेयर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा एक लेयर थेका एक्सटर्ना एंड दिस इज थेका इंटरना, this is theca externa, this is theca interna, theca interna and theca externa, ठीक है। और क्या होगा, और ऑब्वियस सी बात है एंट्रम तो होगा ही, एंट्रम थोड़ा सा गंदा बन गया दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। चलो एंट्रम को किसी और कलर से बनाते हैं, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंट्रम। व्हाट इज एंट्रम, तो लिखेंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी, वेरी गुड। और ग्रैनुलोसा लेयर तो होंगे ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द ग्रैन्युलोसा सेल्स, दिस इज ग्रैन्युलोसा। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है, क्या बोलेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसको बनाया किसने है, इसको अभी भी FSH ने ही बनाया है। कौन बनाया है, FSH। मतलब टर्शियरी से हम कहाँ आ गए, टर्शियरी फॉलिकुलर फेज से हम लोग ग्राफियन फॉलिकुलर फेज से आ गए। और हर महीने कितने ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, एक। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब किसकी एंट्री होती है, अब एंट्री होती है विलेन की, दैट इज LH की विलेन तो खैर नहीं है वो। तो अब एंट्री होती है किसकी, एंटीरियर पिट्यूटरी से मैंने क्या कहा था कि FSH निकलेगा और LH भी निकलेगा। अब आएगा LH। अब कौन आएगा, अब आएंगे LH। LH जैसे ही आएगा दो चीज होंगे, क्या क्या होंगे, LH आते ही दो चीज होंगे, दो क्या होंगे, ओव्यूलेशन हो जाएगा। LH आते ही क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। और नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 होगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर, सॉरी नंबर 2 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम,
कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही LH आएगा क्या होगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्या हो जाएगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही LH आया क्या हुआ, रप्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल का, और क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो गया एक तरफ, और एक तरफ कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया। ओव्यूलेशन में कौन कौन निकलेगा, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है पहले लिख लेते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, राइट। तो ओव्यूलेशन में कौन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। और कौन गया, और जाएगा ये वाला लेयर, जोना पेलुसिडा वाला लेयर, जोना पेलुसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और कौन जाएगा, और जाएगा कोरोना रेडियाटा, एलोंगेटेड सेल्स जो हमने बनाए थे। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द कोरोना रेडियाटा। ये तीनों निकल जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, ये कहां हो रहा है, ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पहुंच जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब में ये लोग पहुंच जाएंगे। कौन पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने कहा था, अब स्पर्म की एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर स्पर्म की एंट्री हो गई तो ये क्या बना देगा, तो ये ओवम बना देगा। तो अब क्या होगा, अगर यहां पे स्पर्म एंट्री कर गया, इफ स्पर्म एंटर, इफ स्पर्म एंटर, दो कंडीशन में नहीं लिखा रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी फ्लो चार्ट में ये हमने लिखा था और डिस्कस भी किया था। तो अगर इफ स्पर्म एंटर, देन ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू ओवम, ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में। सर आपने ओवम का डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ किया, करेंगे बाद में करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा ना मैं वहां करूंगा, मजा आएगा वहां पे, ठीक है। तो क्या बन गया, ओवम। अगर स्पर्म आया तो, अगर स्पर्म नहीं आया तो पता ही है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, जाएगी। तो ये कहाँ हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। LH आया, रप्चर किया ग्राफियन फॉलिकल को, ओव्यूलेशन किया। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। सेकेंडरी oocyte को निकाला, कहाँ पहुंचा सेकेंडरी oocyte, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और इफ स्पर्म आ गया तो ओवम बन जाएगा, अगर स्पर्म नहीं आया तो मतलब मेंस्ट्रुएशन के थ्रू निकल जाएगा बॉडी से बाहर। और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, राइट। मतलब ये एंट्रम जो है ये डीजेनरेट हो जाएंगे। देखो सेकेंडरी oocyte चला गया, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा चला गया, बचा कौन, ग्रैनुलोसा सेल्स, ये थेका एक्सटर्ना इंटरना और एंट्रम। इसमें से थेका एक्सटर्ना इंटरना खत्म हो जाएगा और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये एंट्रम है, ये भी खत्म हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स भी खत्म हो जाएंगे, बचेगा कौन, सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत ग्रैनुलोसा सेल्स बच जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉर्पस लूटियम। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे, ये कुछ दिखने में ऐसा होगा, देखो कुछ ही ग्रैनुलोसा सेल्स अब बचे हैं इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम। तो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन से क्या बना, ये बना और कॉर्पस लूटियम बना। लेकिन ये जो कॉर्पस लूटियम ये कहाँ जाएगा, क्या ये भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, नो, ये ओवरी के अंदर ही रह जाएगा, रिमेन इनसाइड द ओवरी, रिमेन इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ही कॉर्पस लूटियम रह जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 फेज में बाइफर्केट हो गया। इस फेज को हमने कंप्लीट कर दिया। ये फेज कहाँ कंप्लीट हुआ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे इस फेज को, ओनली दिस फेज। ठीक है, आप अगर कॉपी में कर रहे हो तो इसके बाद जो भी मैं डिस्कस कराऊंगा आप सिर्फ और सिर्फ इसी साइड पे लिखिएगा, इस साइड पे मत लिखिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिएगा, ऐसे कॉपी में एक ऐसे बाइफर्केट जहां पे किया ना हम लोग, यहाँ पे एक डॉट ऐसे कर दो, और इस साइड पे जितने भी कॉर्पस लुटियम रिलेटेड जितने भी चीज में लिखाऊंगा वो इस साइड पे लिखना। ठीक है, क्लियर है? चलो, आप ही की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब जितने भी डिस्कशन करेंगे हम लोग वो कॉर्पस लुटियम के रिलेटेड करेंगे। क्या फोलिकुलर डेवलपमेंट खत्म हो चुका है? नहीं भाई, अभी तक खत्म कहाँ हुआ है, कॉर्पस लुटियम अभी रह गया है तो कैसे खत्म हो सकता है? तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया कॉर्पस लुटियम। ये हमने बनाया कॉर्पस लुटियम। ठीक है, इस कॉर्पस लुटियम को फॉर्मेशन कौन कर रहा है, LH। इसको मेंटेन कौन करता है, LH। दोनों ही LH करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखेंगे, कॉर्पस लुटियम फॉर्म्ड फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस of corpus luteum is done by LH। अब ये कॉर्पस लुटियम जो है ना, ये क्या हो जाता है, ये कॉर्पस लुटियम बिकम्स ग्लैंडुलर और एंडोक्राइन। कॉर्पस लुटियम बिकम्स ग्लैंडुलर, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एंडोक्राइन। तो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। एंडोक्राइन हो चुका है, क्या रिलीज करेगा, मतलब हार्मोन रिलीज करेगा एंडोक्राइन। कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, सबसे पहला वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। मैक्सिमम ईस्ट्रोजन कौन निकालता है, फॉलिकुलर सेल्स। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, very little amount of inhibin protein, ठीक है। रिलैक्सिंग हार्मोन रिलैक्सिंग हार्मोन जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हार्मोन। लेटर फेज, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कॉर्पस लुटियम बनाता है वो क्या है पता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई अमाउंट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। यही प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहा जाता है, इसी प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम को थिक किसने बनाया, ईस्ट्रोजन ने। लेकिन क्या सिर्फ थिक होने से इम्प्लांटेशन हो जाएगा, नहीं। इम्प्लांटेशन के बाद उस एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन भी चाहिए, राइट, न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब जो एंडोमेट्रियम का जो सेल्स है, राइट, एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो उसको क्या करता है, उसको सिक्रेटरी भी बनाना पड़ता है उससे, ताकि न्यूट्रिशन सिक्रेट हो, ताकि एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिले। तो वो कौन करता है, वो करता है यही प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसको नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों, बिकॉज मेक एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी, एंडोमेट्रियम। देखो सभी मिलके एक ही काम पे लगे हुए हैं कि कैसे जैसे तैसे करके एंडोमेट्रियम को सही बनाओ, क्योंकि आगे जाके
फर्टिलाइजेशन होगा, यही पॉजिटिव उम्मीद के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। मेक एंडोमेट्रियम secretory to provide nutrition after implantation पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, बिकॉज इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल दोनों ही ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन दोनों बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। बिकॉज अगर दोनों में से कोई एक लो हो गया, मान लो इस्ट्रोजन लो हो गया, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम झड़ जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन लो हो गया तब भी क्या होगा, ये सिक्रेटरी सेल सिक्रीट करना बंद कर देंगे, फिटस को न्यूट्रिशन मिलेगा और एंडोमेट्रियम फिर से झड़ जाएगा। तो दोनों ही हाई होना चाहिए ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल दोनों हाई होने चाहिए। डोंट वरी, हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे उसे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर है? अब ये कॉर्पस लुटियम, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, लेकिन इस कॉर्पस लुटियम का क्या होगा? देखो, कॉर्पस लुटियम का जो फंक्शनल लाइफ होता है ना, मतलब फंक्शनल लाइफ मतलब कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो कॉर्पस लुटियम का अगर हम बात करते हैं फंक्शनल लाइफ की तो कितने दिन का होता है? 14 डेज का। उसमें से मान लो 3 दिन वो इंतजार करेगा, ग्रो इन साइज में इंक्रीज करेगा, ग्रो इन साइज में इंक्रीज करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 3 दिन 3 डेज, क्यों लिखा 3 डेज बाद में पता चलेगा। ग्रो इन साइज करेगा। अब 2 चीज हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। अगर प्रेगनेंसी हो गई या फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम कंटिन्यूअस टू ग्रो। क्यों कंटिन्यूअस टू ग्रो करना पड़ेगा? बिकॉज मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हाई चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन कौन निकलता है मैक्सिमम अमाउंट में? यही कॉर्पस लुटियम निकलता है। तो क्या करना चाहिए, कॉर्पस लुटियम को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा अगर प्रेगनेंसी हो गया तो। अगर नो प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये कुछ दिन परसिस्ट कर जाएगा। कॉर्पस लुटियम परसिस्ट फॉर फ्यू डेज, कॉर्पस लुटियम परसिस्ट फॉर फ्यू डेज, परसिस्ट फॉर कितना दिन? यहाँ पे 3 दिन निकाल दिया तो यहाँ पे कितना दिन रहेगा? 11 दिन, 11 डेज। लेकिन ये डेटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट मुझे एक समझाना था आपको, इसी वजह से मैंने ये डेटा को यूज किया है। ये 4 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन फंक्शनल लाइफ कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 14। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल है तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में 28 से 29 ही होता है, ठीक है। उसका बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेंस्ट्रुएशन में उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो प्रेगनेंसी हो गया तो कंटिन्यूअस टू ग्रो, बहुत बढ़िया। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो भी ये क्या करेगा, कुछ दिन तक परसिस्ट कर जाएगा, रुकेगा कि देखेगा कि परसिस्ट मतलब प्रेगनेंसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे ट्रांसफॉर्म्ड into compact mass of fibrous tissue, compact mass बन जाएगा फाइब्रस टिश्यू का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, जो व्हाइट कलर का होता है। मास ऑफ टिश्यू यहां लिख देते, ठीक है, कॉल्ड कॉर्पस लुटियम से बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस।
विद इन ब्रैकेट लिखेंगे वाइट बॉडी, इसे वाइट बॉडी भी कहा जाता है, वाइट बॉडी। एक चीज मैं बताना भूल गया, इस कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस लूटियम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक येलो प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है ल्यूटीन। साइटोप्लाज्म में, कॉर्पस लूटियम के साइटोप्लाज्म में एक येलो पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटीन। ल्यूटीन, ल्यूटीन याद रखना, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एक येलो पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है ल्यूटीन। इसी वजह से कॉर्पस लूटियम जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो मैं यहाँ पे चलो येलो कलर का बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कॉर्पस लूटियम येलो कलर का होता है बिकॉज एक पिगमेंट होता है ल्यूटीन उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो क्या हो गया कि नो प्रेगनेंसी, मतलब डीजेनरेट कर गया। कौन डीजेनरेट कर गया? कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर गया और किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉम्पैक्ट मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो अगर कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन लेवल का फॉल हो गया, राइट। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल हो गया तो क्या होगा? एस्ट्रोजन भी फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा कुछ देर में समझ में आएगा, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही फॉल कर जाएंगे, खास करके प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होगा? वो जो एंडोमेट्रियम बना था, जो थिक हो रहा था, जो सिक्रेटरी हो रहा था इसी उम्मीद से कि फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, अब उसका पूरा उम्मीद टूट गया। जब उम्मीद टूटता है तो क्या होता है? बिखर जाता है सब कुछ। सेम टू सेम एंडोमेट्रियम भी बिखर जाएगा। एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो बिखर जाएगा। तो क्या होगा? कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया। यहां लिख देता हूं मैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही के लेवल फॉल कर जाएंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों लेवल ही फॉल कर जाएंगे और क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम लाइन झड़ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। यहां होता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट खत्म। सच्ची सच्ची बताना कि आज तक ऐसे कभी भी कहीं भी आपने ऐसे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को पढ़ा है? सच्ची सच्ची बताना। जितना चीजों को आज हमने डिटेल में देखा, डिटेल में सीखा, डिटेल में जाना, हर एक स्टेप को इन डिटेल में हमने देखा, क्या कभी भी आज तक आपने किसी भी बुक में या कहीं भी आप इतने डिटेल में चीजों को देखे हैं कभी भी? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछे जाएंगे। वही बताना था मुझे कि एक याद रखना कि प्राइमोडियल फॉलिकल के बारे में आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया गया है। अगर कहीं पे ऑप्शन हो प्राइमोडियल फॉलिकल तो प्राइमोडियल फॉलिकल टिक कीजिए। अगर किसी ऑप्शन का आंसर आपको प्राइमोडियल फॉलिकल लगता है और वो ऑप्शन में नहीं है प्राइमोडियल फॉलिकल, तो अगर ऑप्शन में प्राइमरी फॉलिकल है तो प्राइमरी फॉलिकल को भी आप टिक कर सकते हो, अनटिल और अनलेस प्राइमोडियल फॉलिकल ऑप्शन में है, ठीक है। सो देख लेता हूं कितना टाइम हो गया। बाप रे, 1 घंटा 20 मिनट। चलो कोई बात नहीं है, बस एक ही टॉपिक बचा है, हार्मोनल कंट्रोल। आप कहोगे सर आज के लिए रहने दो, डोंट वरी, हार्मोनल कंट्रोल आपको पता चल ही गया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा हम लोग इसको एज ए रिवाइज देखेंगे, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि कौन से हार्मोन क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। अभी मैं लिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा। देखो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से क्या निकला? हाइपोथैलेमस से कौन निकला? हाइपोथैलेमस से निकला क्या? जीएनआरएच। क्या निकला? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच ने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजा सिग्नल, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजा सिग्नल और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला? 2 हार्मोन्स निकले। एक क्या हार्मोन निकला? एक निकला एफएसएच और एक निकला एलएच। अब हमको पता है हार्मोन फॉर्मेशन एक जगह होता है, काम कहीं और जगह करते हैं। तो ये कहाँ काम करेंगे? तो एफएसएच चला जाएगा ओवरी में। कहाँ चला जाएगा? ओवरी में। और ओवरी में जाके क्या करेगा?
फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करेगा। और फॉलिकल से क्या निकलेंगे? ईस्ट्रोजन निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन। और देखो FSH क्या है? एक हार्मोन है, बना कहीं और काम कर रहा है ओवरी में। तो ये एस्ट्रोजन कहाँ बना है? ओवरी में। तो काम कहाँ करेगा? किसी और जगह में। ये काम करता है यूटेरस में जाके। कहाँ? यूटेरस में। कहाँ जाके काम करेगा? यूटेरस में। ये पहुंच जाएगा यूटेरस में। ये कहाँ काम करता है? ये याद रखना बहुत जरूरी है। यूटेरस में। यूटेरस में क्या करेगा? एंडोमेट्रियम लाइन, थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग, थिकेंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा। ऑन द अदर हैंड LH क्या करेगा? बताओ। बना कहीं और, काम करेगा कहीं और। कहाँ काम करेगा? ये भी ओवरी में चला जाएगा, ओवरी में पहुंच जाएगा। ओवरी में पहुंच के ये काम का क्या काम करेगा? ओवरी में पहुंच के ये रप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल को, रप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल को। तो अगर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन। और क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या बनाएंगे? कॉर्पस लूटियम बनाएंगे प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ बनाएंगे? ओवरी में। प्रोजेस्टेरॉन, राइट, प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ जाके काम करेगा? ये भी बना कहीं और, काम कहीं और करेगा। ये भी चला जाएगा यूटेरस में, और यूटेरस को क्या करेगा? सिक्रीटरी बनाएगा यूटेरस में। और यूटेरस को क्या करेगा? यूटेरस को सिक्रीटरी बनाएगा। क्यों सिक्रीटरी बनाएगा? क्योंकि सिक्रीटरी बना के यूटेरस को ग्लैंडुलर बना देगा। उससे ग्लैंड से न्यूट्रिशन निकलेंगे जो मिलेगा एम्ब्रायो को। तो ये पोर्शन कहाँ हुआ? ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ये जो जितना भी हुआ सब कुछ, ये कहाँ हुआ? ये हुआ ओवरी में। याद रखना है, ये सब कुछ हुआ ओवरी में। और ये जो हुआ, ये कहाँ हुआ? ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट हुआ, ये हुआ यूटेरस में। कहाँ हुआ? यूटेरस में। अब यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीमेल बॉडी में इनहिबिन कौन बनाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सर कॉर्पस लूटियम बनाता है। मैंने क्या कहा था? बहुत कम अमाउंट में बनाता है इनहिबिन। कॉर्पस लूटियम बहुत कम अमाउंट में इनहिबिन बनाता है। मेन जो इनहिबिन का सोर्स है वो क्या है? ये फॉलिक्यूलर है। जो फॉलिकल्स है वो सबसे ज्यादा इनहिबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनहिबिन। फॉलिकल्स आर, तो यहां लिखेंगे follicles are main source of inhibin in female body। अब इनहिबिन कब बनेगा? जब ईस्ट्रोजन ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक्सेस अमाउंट में ईस्ट्रोजन बनेगा तो क्या करेगा? यही फॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे। क्या भेजेंगे? नेगेटिव फीडबैक कब भेजेगा? व्हेन एक्सेस ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बने जाएगा तब क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? तुरंत FSH को सप्रेस करेगा। FSH को सप्रेस करेगा, तुरंत। क्या किया? नेगेटिव फीडबैक भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने तुरंत क्या करेगा? FSH को सप्रेस करेगा। भाई थोड़ा सा सप्रेस रहो, ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन बन चुके हैं। सेम टू सेम ये जो प्रोजेस्टेरॉन है
ये भी क्या करेगा, ये भी ज़्यादा बन गया तो ये भी GnRH हो चाहे हाइपोपिट्यूटरी हो, इस पे नेगेटिव फीडबैक भेज सकता है, इस पे भी नेगेटिव फीडबैक भेज सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट्रोजन बन गए तो। ईस्ट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन बन गए तो, एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन, क्या लिखेंगे, एक्सेस प्रोजेस्टेरॉन बन गया तो ये क्या करेगा, ये तुरंत नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, मतलब तुरंत सप्रेस करेगा LH को, सप्रेस LH, सप्रेस LH, ठीक है, समझ में आया। अगर ज़्यादा ईस्ट्रोजन बन गया तो भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और FSH को सप्रेस करेगा, ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन बन गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी, GnRH, हाइपोथैलेमस किसी भी भेज सकता है, ये क्या करेगा, LH को सप्रेस करेगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर LH सप्रेस हो गया, अगर LH सप्रेस हो गया नेगेटिव फीडबैक से, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन अगर नेगेटिव फीडबैक भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी ने अगर LH को सप्रेस कर दिया, तो LH अगर सप्रेस हो गया तो कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर कॉर्पस लुटियम फॉर्म नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम तो झड़ जाएगा सर। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, समझो। LH क्या करता है, कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन करता है और कॉर्पस लुटियम से बनता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा और LH अगर सप्रेस हो गया तो कॉर्पस लुटियम नहीं बन पाएगा, अगर कॉर्पस लुटियम नहीं बना तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनेंगे, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक और हार्मोन आते हैं, दैट इज कॉल्ड HCG हार्मोन, जो एक डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट ऑफ LH हार्मोन, ठीक है, वो आके कॉर्पस लुटियम को मदद करते हैं, राइट। एक हार्मोन आता है HCG, बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। HCG हार्मोन यहाँ पे काम आता है, HCG हार्मोन, HCG नाम से एक हार्मोन आता है जो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रखता है। क्या करता है, मेंटेन कॉर्पस लुटियम, मेंटेन कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर LH सप्रेस थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, बिकॉज HCG क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रखेगा। HCG क्या है, इज अ डुप्लीकेट वर्जन ऑफ LH, ठीक है। बस यही था, और एक पॉइंट मुझे लिखाना है, बस लिख लीजिए थोड़ा सा पॉइंट स्टार देके। स्टार देखे लिखेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोथ estrogen and progesterone level should be high, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का ही लेवल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं FSH की एंड LH की, लेवल शुड बी लो विद ब्रैकेट लिखेंगे मेंटेन्ड और मेंटेन्ड, मतलब लो मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम LH FSH बनना ही बंद हो गया, ऐसा नहीं होना है भाई। FSH LH को बनना है लेकिन शुड बी लो एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, LH एंड FSH शुड बी लो। लेकिन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हमेशा एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो एंडोमेट्रियम तुरंत खत्म। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल शुड बी हाई एंड FSH एंड LH लेवल शुड बी लो और मेंटेन मतलब एकदम जो नॉर्मल जो उसका वैल्यू है थोड़ा सा उससे कम होना चाहिए, बस एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कम होना चाहिए, शुड बी लो।
तो एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने लिखा दिया। आई होप और कोई इन्फॉर्मेशन छूट नहीं गया मुझसे, छूट भी गया हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप कि आपका आज का लेक्चर कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश किया था कि जितना ईजिली हो सके आपको फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट समझाने की, और आई होप कि आपको अच्छा लग जाए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।